ने आपको जैव प्रक्रम का आहार नली का बारे में जानकारी भी थी और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो यूपी बोर्ड में आ सकते हैं अति लघु या बहुविकल्पी के रूप में, वो बताए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से दूसरे भाग के दंत चरण। दंत चरण का मतलब होता है टूथ डिकेइंग, इंग्लिश में कहते हैं दांतों का नष्ट होना, दांतों का ख़त्म होना। टूथ डीके या मतलब हुआ दांतों का नष्ट होना। दंत चरण या दंत से इनेमल तथा डेंटेन के शने शने हल्के हल्के धीरे धीरे मृदुकरण, मृदुकरण मतलब मुलायम होना के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है शनि शनि धीरे धीरे, और मृदु मतलब मृदुकरण मतलब मुलायम, सॉफ्टनेस, सॉफ्टेंड। इस जब जीवाणु यहाँ से पतेंगे, ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं तब इनेमल, इनेमल सबसे बाहरी परत को कहा जाता है दांतों की, जो सबसे मजबूत पदार्थ है मनुष्य के अंदर। तो एक सवाल बना आपका कि जीवाणु किस पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तो जवाब हो गया शर्करा। जीवाणु दंत चरण में किस भोजन या किस पदार्थ पर क्रिया करके अम्ल बना देते हैं ताकि दंत चरण होता है, तो उसका जवाब है शर्करा, ग्लूकोज, शर्करा या ग्लूकोज। दूसरा सवाल बना, पहला सवाल, दूसरा सवाल बना इनेमल या मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है, विखनिजीकृत, मुलायम। क्या बताया मैंने? इनेमल, इनेमल मतलब सबसे दांतों की सबसे बाहरी परत या सबसे मजबूत परत। या सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तब भी इनेमल। दांतों की सबसे बाहरी परत, तब भी इनेमल हो जाती है। ठीक है। तो दूसरा सवाल हो गया कि मनुष्य का सबसे बाहर, दांतों की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है, इनेमल। तीसरा सवाल हो गया सब मनुष्य का शरीर का सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए, तो इनेमल होता है। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपककर दंत प्लाक बनाते हैं, टूथ प्लाक। प्लाक कहते हैं, प्लाक वो पदार्थ होता है जो दांतों पर जम जाता है, पीले पीले कलर का, दांत अगर बहुत ज़्यादा गहरे पीले दिख रहे हैं। सामान्य जो रंग है दांतों का वो हल्का पीला है, बिल्कुल वाइट नहीं होता। वाइट जो होता है वो केमिकल या किसी उससे करे जाते हैं। बिल्कुल वाइट दांत किसी के भी नहीं होते हैं, वो आर्टिफिशियल के होते हैं। लेकिन हल्का पीला रंग, बहुत मामूली सा पीला रंग, नियर नेचुरल होता है। उस पर बहुत गहरे रंग का जो पदार्थ जम जाता है हल्के हल्के, किसके द्वारा? अम्ल। समझ गए? कोशिका खाद्य कणों के, जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपककर दंत प्लाक बना देते हैं। तो पूछा जाएगा कि दंत प्लाक किसका बना होता है? दंत प्लाक बना होता है अम्ल का। कैसे बनता है? शर्करा ग्लूकोज से अम्ल बनाकर प्लाक दांतों को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को दासिन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती। अब एक और सवाल बना कि लार अम्ल को, जो लार है अम्ल को दासिन करने की दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती का कारण क्या है? इसका कारण है प्लाक, जो कि शर्करा के द्वारा निर्मित होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शर्करा पर जीवाणु के रिएक्शन द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा बनाया जाता है। जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजन उपरांत दांतों ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। अगर दांतों में सुबह शाम 2 बार, कम से कम 1 बार है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 बार है, और खाना खाने के बाद, खाने के बाद कुल्ला कर लें तो आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। प्लाक हट सकता है यदि अनुपचारित रहता है, यानी ये उपचारण नहीं किया जाए, क्रिया नहीं किया जाए, तो सूक्ष्मजीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं, तो जलन संक्रमण करते हैं। मज्जा उसका मिडिल पार्ट होता है, दांत का मिडिल पार्ट, मज्जा बीच की सतह में प्रवेश कर सकते हैं, तो जलन में संक्रमण होता है और दांत नष्ट भी हो सकते हैं, फट भी सकते हैं। पहला सवाल है आपका। फिर आपको देखते हैं स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। बहुत सिंपल सवाल है, कई बार जवाब दे सकते हैं। प्रकाश की आवश्यक कच्चे सामग्री पौधा प्रदान प्राप्त है, ये भी जवाब मिल गया है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमि क्या क्या है, ये भी जवाब मिल गया आपको। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, ये भी जवाब मिल गया आपको। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, ये है। आप सवाल लिखते हैं, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, छोटे को कैसे मैक्सिमम फैलाया जाता है? दीर्घ रोम द्वारा, विली द्वारा। किसके द्वारा? दीर्घ रोम
जो होते हैं छोटे आंत के अंदर, जैसे इंग्लिश में विली कहते हैं, इनके द्वारा ये उभार की तरह होते हैं, ऐसे संरचना में होते हैं। उंगली को प्रवर्ध उभार कितना, हिंदी में उभार को प्रवर्ध कहते हैं, प्रवर्ध यानी उभार। तो इनके द्वारा भोजन के अवशेषों को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग तरफ पढ़ना है श्वसन। श्वसन में क्या निकलता है, इस पर देखते हैं। नलिका, टेस्ट ट्यूब, एक नाली पाइप ले रहे हैं, पर्सनल में चूने का पानी है और इसमें फूंक मारते रहें लगातार या पिचकारी करते रहें। रबर नलिका में चूने का पानी, चूने के पानी में निश्वास द्वारा, निश्वास मतलब श्वास सांस को छोड़ना, द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है। चूने का पानी पिचकारी शरीर द्वारा वायु प्रवाहित की जा रही है। इन्होंने एक टेस्ट करा है, टेस्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी करने से आपको पता चलता है। चलिए देखते हैं क्या है एक्टिविटी। तातरिया चूने का पानी ले लिया, निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित कीजिए। नोट कीजिए चूने पानी को दूध दिया होने में कितना समय लगता है। दूध दिया, चूने का पानी दूध दिया क्यों होता है? चूने का पानी दूध दिया होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। किसी गैस में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, चूने में CaO कैल्शियम ऑक्साइड में, तो दूधिया का रंग जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरे पर ताज़ा चूने पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। जोड़ कीजिए इस बार चूने पानी दूधिया होने में कितना समय लगता है। निश्वास द्वारा निकली वायु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या दर्शाता है? किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ यीस्ट डालिए। यीस्ट माने यीस्ट पाउडर आता है, खमीर कहते हैं उर्दू में, और यीस्ट पाउडर इंग्लिश में कहते हैं। ये वो होता है जो रोटी को फुलाने में काम आता है, क्योंकि रोटी के फूलने की वजह क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। यीस्ट द्वारा चीनी शर्करा से, चीनी माने ग्लूकोज, चीनी के घोल को कहा जाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को यीस्ट कन्वर्ट कर देते हैं, काय में CO2 निकालते हैं और CO2 ही उस डबल रोटी ब्रेड को मुलायम और फूली हुई बना देता है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। छिद्र वाली कॉर्क लगी प्रश्नाली में इस मिक्सर को ले जाइए। कॉर्क में मुड़ी कांची नहीं लगाई, कांची नहीं लगी, स्वतंत्र को ताज़ा तैयार चूने पानी परिवर्तन में ले जाइए। चूने पानी में होने वाले परिवर्तन को 10% बनाने समय के अवलोकन को नोट कीजिए। किण्वन के उत्पाद के बारे में हम बताएं। इस क्रिया को कहते हैं इंग्लिश में फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, किण्वन इंग्लिश में। किण्वन जीवाणु द्वारा क्रिया होती है, जीवाणु यीस्ट द्वारा, खासतौर से यहाँ पर यीस्ट फफूंद द्वारा हुई है। यीस्ट एक प्रकार की फफूंद, ये सबक है। किण्वन के उत्पाद के बारे में हमें क्या दर्शाता है कि CO2 निकल जाए। पिछले अनुभाग में हम जीवों को पोषण पर चर्चा करते हैं, जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण अंदर लिया जाता है, पोषण प्रक्रम के लिए होता है। कोशिकाओं का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ कि आप जब भी बैठें तो अपनी NCERT को ज़रूर खोलें। 5 सवाल के लगभग मैंने सवाल बना दिए हैं यहाँ पर। तो दूधिया रंग क्यों होता है? इसी पानी में किस गैस को प्रवाहित करने में दूधिया रंग होता है? चूने के पानी में। चूने के पानी में गैस को प्रवाहित करने में होता है CO2। सिंपल है, ये केमिस्ट्री का सवाल भी हो गया, बायोलॉजी में भी सब आ गया आपके। तो जवाब है CO2। एक सवाल बना आपका, चूने के पानी में किस गैस को प्रवाहित करने पर दूधिया रंग प्राप्त होगा? CO2। फिर तीसरा है कि यीस्ट या खमीर, किण्वन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? शुगर के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, यीस्ट के द्वारा। ठीक है, ये भी एक सवाल बन गया। ये भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मिला जुला सवाल है। विविध जीव से भिन्न विधि द्वारा करते हैं। कोशिकाएं, उनका उपयोग विभिन्न जीव प्रक्रम होता है। जो हमने भोजन खाया है वो पच गया, अवशोषण हो गया, सोख लिया गया छोटी आंत के द्वारा और ब्लड में विलीन कर दिया गया। ब्लड क्या करता है? उसको लेकर जाता है कोशिकाओं तक। कोशिका मतलब जिस्म के हर अंग तक। तो विविध जीव से भिन्न विधि द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ जीव दूसरे पद का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। ध्यान रखने, खमीर जैसे यीस्ट या फफूंदी जैसे जीव ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं करते हैं, ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं करते हैं। सर जूम कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने चला था इसमें कि सर जूम करके थोड़ा पढ़ाएं, हमें क्लियर नहीं दिख रहा है। देखते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग, यूटिलाइजेशन, उपयोग, उपभोग ग्लूकोज को पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड या जल में विखंडित तोड़ने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं, उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती, यूज नहीं होती, यूटिलाइजिंग नहीं होती। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज को 6 कार्बन वाले अणु के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। वेरी इंपॉर्टेंट है।
श्वसन का पहला प्रक्रम क्या है? तो इस अवस्था में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु को 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है, इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है आपका C6H12O6। कितने परमाणु हैं इसमें? 6 परमाणु है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ सकता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? तो C6H12O6 हो गया। ग्लूकोज एक 6 कार्बन दिख रहे हैं आपको, 6 कार्बन परमाणु वाले अणु, कार्बन वाले अणु को 3 कार्बन वाले, पायरुवेट के फार्मूला आपके आउट ऑफ कोर्स है। पायरुवेट में फार्मूला है 3 कार्बन, ग्लूकोज उससे निकाल के पढ़ सकते हैं। पायरुवेट में 3 फार्मूले होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। C3 होता है पायरुवेट के अंदर, और इसमें कितना C6 होता है। ये प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। विखंडन काय में होगा? कोशिका द्रव्य। कोशिका में मैंने पता बढ़ा चुका हूँ 9th क्लास में। कोशिका में जो पदार्थ बिखरा रहता है, जितने सारे कोशिका अंग होते हैं, जिनमें से आदान प्रदान होता है रसों का, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें जाकर ये सब कुछ विलीन हो जाता है। कौन? ये ऊर्जा। इसके पश्चात पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। ये जब होगा जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति कमज़ोर होगी। तो सवाल होता है कि प्रक्रम कहाँ होता है? कौन सा प्रक्रम? ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड या जल में विखंडित करने का प्रक्रम। सवाल हो गया आपका, सवाल बना रहा हूँ। ग्लूकोज को पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित करने का प्रक्रम कोशिका के किस पदार्थ में होता है? तो क्या लिखेंगे? कोशिका द्रव्य में होता है। छठा सवाल समझ लें, 5-6 सवाल हो गए। इसके पश्चात पायरुवेट, पायरुवेट जो 3C वाला है, C3 है। एथेनॉल शराब C2H5OH आप बोर्ड में है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में परिवर्तित हो जाता है। C3 वाला पायरुवेट यौगिक एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ये प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है। कौन सा वाला? हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। कब होगा? जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, ऑक्सीजन कम होगा। ये प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन कहते हैं। मोस्ट बड़ी सवाल आ गया, सवाल पूछा जाता है अवायवीय श्वसन कैसे कहते हैं, या अवायवीय श्वसन में क्या होता है? अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होता है। किसका होता है? पायरुवेट का। सवाल पूछ सकता है पायरुवेट का परिवर्तन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अवायवीय श्वसन में किस में होता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। और यही चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन हो जाएगा। पायरुवेट में कब होगा? जब ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रियम होता है। अब पायरुवेट जो टूटेगा, इसके बाद क्या? पायरुवेट नाम का यौगिक टूटेगा, ध्यान रखें। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके, ऑक्सीजन का यूज़ करके माइटोकॉन्ड्रियम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं इसे। कोशिका के यहीं पावर बनती है, यहीं पे ऊर्जा का निर्माण होता है ATP के रूप में, ADP से ATP के रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 9th क्लास में। ये प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। ये एक और सवाल बना, 6वां सवाल ये था। 7वां सवाल ये बना, इस प्रक्रम द्वारा, कौन से प्रक्रम? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन प्रक्रम में 3 कार्बन वाले पायरुवेट या पायरुवेट के अणु को से क्या प्राप्त होता है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होते हैं। पायरुवेट बदल रहा है, क्या बदल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बढ़? 3 अणु। दूसरा उत्पाद जल है, जल भी मिल रहा है। ये प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अभी शॉर्ट में एक ब्लूप्रिंट बनेगा, जब डीपली पढ़ लेते हैं तो ब्लूप्रिंट बड़ी आसानी समझ में आ जाता है। की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में तीनों पॉइंट में बताऊंगा। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। मोचन माना होता है प्राप्त होना, ऑब्टेन्ड, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्टेन्ड। मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत होता है। अवायवीय जिसमें वायु की ज़रूरत नहीं थी, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन माइनस है, ऑक्सीजन 0 है। और वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन होगी, अगर ऑक्सीजन वाली है तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। हमारी पेशी कोशिकाएं, मसल्स, जब काम करती हैं ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, क्रैम्प आ जाते होंगे, आपने सुना होगा। जब कोई खिलाड़ी बहुत तेज भागता है तो कहता है वो मेरे मसल में क्रैम्प आ गया। ये क्रैम्प ही पेशी कोशिकाओं में पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाए होने पर होता है। बहुत ज़्यादा वो जब काम करता है, बहुत ज़्यादा थकावट करता है, तो उसकी कोशिकाओं में मसल वाली कोशिकाएँ, कौन सी कोशिकाएँ? पेशीय कोशिकाएँ, मसल बोलते हैं इंग्लिश में। मसल सेल में
मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो दूसरे रास्ते के ज़रिए अपनी ऊर्जा को चलाता है। उसमें पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है, जो कि अभी ऊपर आपने पढ़ा था, काय में अपनाया जा रहा था। ध्यान रखें, ये अपनाया जा रहा था आपके द्वारा फंगस में, फफूंद में। अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें होता है? लैक्टिक एसिड। कहते हैं ना जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में पॉइंट हो रहा है, थकान हो रही है, तो लैक्टिक अम्ल प्रॉब्लम होती है। ये क्रैम्प आने का कारण होता है। क्रैम्प क्यों आते हैं? पायरुवेट का विखंडन ज़्यादा दूसरा तरीके से होता है। अगर सिंपल तरीके में आप काम करो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति सही रहेगी, तो ऑक्सीजन से यूज़ होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, बहुत ज़्यादा भागो दौड़ो, तो मसल में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। अब आ गया ब्लूप्रिंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सवाल एक और बना, 9वां-10वां सवाल होता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना। क्रैम्प का क्या कारण होता है? क्रैम्प का कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना होता है पेशियों में। ठीक है, 9वां-10वां सवाल समझ लें। 10वां सवाल या 9वां है, ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु अणु हैं। ग्लूकोज ही टूट रहा है। हमारा सबसे सरल ग्लूकोज ऊर्जा देता है सबसे पहले। वसा सबसे बाद में ऊर्जा देता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है पृथ्वी मोल के हिसाब से, पृथ्वी ग्राम के हिसाब से। लेकिन सबसे क्विक जो एनर्जी देता है टूट के, वो ग्लूकोज होता है। और प्रोटीन का कार्य, प्रथम कार्य, उसका पहला कार्य यही है कि मरम्मत करना और कोशिकाओं का निर्माण करना, नई नई कोशिकाएं पैदा करने में सहायता करना, ना कि ऊर्जा देना। लेकिन सेकेंडरी तौर पर वो ऊर्जा का निर्माण भी कर सकता है जब ज़रूरत पड़ने पर। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु होते हैं। C6H12O6 होता है कोशिका द्रव्य में, कोशिका के पदार्थ में। जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जीव द्रव्य। पायरुवेट 3 वायु में अणु ऊर्जा, तीन अणु होते हैं वायु में ऊर्जा। वायु में पायरुवेट 3 अणु वाला है, ऊर्जा निकलती है। ऑक्सीजन अगर मिल जाए उसको तो इथेनॉल बनेगा यीस्ट में, खमीर में, अनुपस्थिति में, सॉरी मैं कहूँ कंफ्यूज हो गया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन नहीं है तो यीस्ट यानी खमीर, एक तरह का फफूंद, कवक, फंजाई में इथेनॉल, शराब C2H5OH फार्मूला है आपके कोर्स में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्राप्त होगा, प्लस ऊर्जा होगी, प्लस ऊर्जा का निर्माण होगा। ऊर्जा बन गई। 2 कार्बन अणु, कार्बन वाले शेष एथेनॉल में 2 होते हैं, C2, और कार्बन में 1 होता है CO2, C2H5OH। तो 2 कार्बन है और 1 कार्बन है। अगर ऑक्सीजन का अनुपस्थिति मतलब बिल्कुल नहीं है, अभाव मतलब कमी हो जाए, ये कमी है, ध्यान रखना, अनुपस्थिति नहीं है, कमी है, ऑक्सीजन बहुत कम आ रही है, तो हमारी पेशी, मसल लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएंगी और ऊर्जा निकलेंगे। 3 कार्बन अणु वाला यौगिक है लैक्टिक अम्ल। यहाँ पर 2 कार्बन अणु हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड में 3 होगा। यहाँ कार्बन के 3 अणु हैं, लैक्टिक अम्ल। ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन सही से मिल रहा है तो हमारी सारी कोशिकाएं, जो भी सामान्य जीवित कोशिकाएं, हमारी नहीं, पेड़ पौधे, प्राणी, सभी की बात कर रहा है, उसके सारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होगी। 3 पथ हो सकते हैं, संभव पथ। ठीक है, 3 संभव पथ हैं। कोशिकीय शोषण द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही ATP नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। जो ऊर्जा होती है उससे एकदम से ATP नाम का ट्राईफॉस्फेट होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ATP, जो कि ADP से बनता है, प्राप्त होता है। ADP एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, डाई होते हैं, और T माने ट्राई होता है, ट्राई माने 3 होता है, और ट्राई माने 2। ये 3 हैं फास्फेट वाले अणु, इसमें 2 हैं, 2 फास्फेट वाले अणु होते हैं। ATP नामक अणु के संश्लेषण में, इन्हें प्राप्त करने में, बनाने में प्रयुक्त हो जाती है। तो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की जरूरत हो, ये ATP ही ईंधन की तरह है, फ्यूल है। जैसे LPG आप यूज़ कर रहे हो या आप घर में पेट्रोल डीजल यूज़ करते हो, ATP के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। एंडोथर्मिक क्या होता है? जो ऊर्जा अंदर लें, जो जिन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ऊर्जा वातावरण से सोखी जाती है, उसे एंडोथर्मिक या आंतरोष्मिक क्रियाएँ, अभिक्रियाएँ कहा जाता है। जो कोशिका के अंदर एक्शन होती हैं वो आपके आउट ऑफ कोर्स से बड़े लेवल पे आप पढ़ोगे इन कोशिकाओं में। अब थोड़ा सा ATP के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। तो यहाँ पर सीनो ब्लूप्रिंट में सवाल बन गया,
एटीपी मोचित ऊर्जा तत्कालीन एटीपी नमक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है। सवाल बन गया ये 10वां या 11वां समझ लिया आप। कोशिका के अंदर होने वाली किस प्रकार की ऊर्जा परिचालन होता है? एंडोथर्मिक ऊर्जा, ठीक है। एटीपी के अंदर एक निश्चित मात्रा ऊर्जा होती है, इस पर सवाल नहीं। एटीपी एक फास्फेट आ गया, देखिए डाई फास्फेट है, डी में 2 फास्फेट, एक फास्फेट और आ गया तो एटीपी में एक फास्फेट जुड़ गया और एटीपी बन गया ट्राई फास्फेट हो गया। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। जैसे सिक्के होते हैं आपके यहाँ, तो ऊर्जा इसी तरह से मुद्रा है, सिक्के हैं। ऊर्जा की श्वसन प्रक्रिया मोचित ऊर्जा, जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ऑब्टेन की जाती है। उपयोग एडीपी तथा अकार्बन फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में भी आता है। फास्फेट वाले अणुओं से एटीपी बनाने में किया जाता है। अंतरोशिमी मतलब एंडोथर्मिक प्रक्रम कोशिका के अंदर, तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन करते हैं। जल का उपयोग करने बाद एटीपी में जब अंतः फास्फेट संलग्नता खंडित होती है, जब अंदर से फास्फेट जो जुड़ा होता है वो टूटता है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल की तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। मोल एक केमिस्ट्री का भाषा है, मोल ग्राम नहीं समझे आप, बहुत छोटा भाषा है। मोल किसी परमाणु के अणुभार द्रव्यमान के बराबर होता है, तो एक मोल में 30.5 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग की ऊर्जा प्रदान करती है, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसी प्रकार के अन्य उपयोग में रहती है। इस तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संचय, तंत्रिका आवेग तंत्र आदि क्रियाओं में किया जाता है। कोशिका में एटीपी ऊर्जा, पेशी हम हिला रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, कोशिका तंत्रिका आवेग, इम्पल्स, तंत्रिकाएँ जा रही हैं, भाग रही हैं, तंत्रिकाओं के जरिए मैसेज जा रहे हैं, इनके लिए आपके ऊर्जा जो प्रयुक्त होती है वो एटीपी से ही प्रयुक्त होती है। कोशिका पेट आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। क्योंकि वायु श्वसन, वायु वाली श्वसन तथा ऑक्सीजन में निर्भर करता है, वायु जीवों को ये सुनिश्चित करना होता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं पौधे गैसों का आदान प्रदान नर्दों द्वारा करते हैं, समझ में आ रहा होगा। अंतर कोशिकीय अवकाश, कोशिका के बीच में जो गैप होता है उसे बोलते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश। अवकाश माने गैप, जगह खाली जगह, अंतर कोशिका अंदर सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं, बीच में वायु के संपर्क में रहें कोशिका बीच में। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है गैसों प्रदान प्रदान? ये तो आपको याद हो गया होगा, गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी, निकाली जाएगी और ऑक्सीजन ली जाएगी, और इनका आदान प्रदान विसरण द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा होता है। ये उससे बहुत दूर बाहर में जाती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं में तथा पौधे की अवस्था पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड पर निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश में प्रयुक्त होगा जाती है, तो कोई CO2 निकलती है, समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। हाँ, मनुष्य या ज़्यादातर बच्चे या कुछ टीचर भी कन्फ्यूज रहते हैं कि पेड़ पौधे हमेशा ऑक्सीजन देते हैं दिन में और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सामान्यतः ये वर्ड बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ध्यान रखें ऐसा कुछ नहीं है। टिपिकल लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, आप ध्यान रखें कोशिकीय श्वसन जब भी होगा तो हमेशा ही कोशिकीय श्वसन में CO2 निकलती है, CO2 माइनस होती है। चाहे वो साथ में वो CO2 जब निकलती है उस में तो उसी वक्त यूज़ हो जाती है प्रकाश संश्लेषण में। तो ध्यान से देखें, फिर एक बार पढ़ें। श्वसन के दौरान निकली CO2 किसके श्वसन में? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन पेड़ पौधों में भी होता है, पेड़ पौधे भी सिर्फ पादप कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तो उनमें भी श्वसन हो रहा है। उनके दौरान CO2 प्रकाश संश्लेषण में दिन में जो निकल रही है वो यूज़ हो जाएगी, कोई CO2 नहीं निकलती दिखेगी बाहर। क्यों? क्योंकि CO2 वहाँ से यूज़ कोशिकीय श्वसन निकली और वही यूज़ कर ली गई काय में? कोशिकीय श्वसन में। ऑक्सीजन द्वारा उनके कोशिकीय श्वसन से जो प्राप्त होती है रंध्रों द्वारा छोड़ दी जाती है। रंध्रों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपको पता ही होगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती थी और रंध्रों द्वारा निकाल दी जाती है। तो ऐसा लगता है पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन ही देते हैं, क्योंकि नेट CO2 उसी वक्त यूज़ हो जाती है काय में। लेकिन रात में उल्टी घटना होगी। रात में जब कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही है तो ऑक्सीजन निकल नहीं रही नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो नहीं रहा है। प्रकाश संश्लेषण याद होगा आपको, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ली गई थी और निर्माण हुआ था किसका? ऑक्सीजन का। फोटो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण भूल गए? पीछे जाके देखें आप, उसको याद करें, पीछे जाके रिवाइज करें। तो वहाँ पर CO2 ले ली गई और ऑक्सीजन दे दी गई। इस समय ऑक्सीजन निकलना मुख्य घटना है। जंतु पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय जंतु वायुमंडल ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जल में रहते हैं उन्हें जल में भी ऑक्सीजन का उपयोग करने की आवश्यकता है। जल में चाहे वो नदी का जल हो चाहे वो समुद्र का जल हो, उसमें ऑक्सीजन घुली अवस्था में रहती है। जो
जो मछली जैसे प्राणी जिसमें रहते हैं जलशाला, मछली जैसे प्राणी जो जल में रहते हैं, उनकी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए स्पेशल अंग गलफड़े या गिल्स होते हैं, उनके बगैर वो कुछ कर ही सकते हैं। एक जलशाला में मछली का अवलोकन के लिए, जलशाला मतलब एक्वेरियम, अपना मुंह खोलती हुई बंद करती रहती है, साथ ही आंखों के पीछे क्लोम छिद्र, आंखों के पीछे क्लोम छिद्र रखने वाला प्रतिशत भी खुलता है, वही गलफड़े पीछे का हिस्सा बंद रहता है, खुलता और बंद रहता है। क्या मुंह क्लोम छिद्र खुलने बंद होने समय किस प्रकार समझ में है? गिनती करो मछली 1 मिनट कितने हों बोलती है, इसी तुलना में आप श्वासन के नियंत्रण बार करो। वही कहानी, गलफड़े वाले ज़्यादा टाइम लेकर, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कम होती मात्रा में ज़्यादा लेनी पड़ती है, तो वो ये काम ज़्यादा देर करते हैं, ज़्यादा बार करते हैं, और हमारी सांस जो हम लेते हैं, जो हम श्वास करते हैं, वो लगभग 15 से 20 बार होती है, और वो शायद इसका 2.5 गुना 3 गुना तक करते हैं। नेट पे देख लेना और पता कर लेना। लेकिन ये कन्फर्म है कि मछली का ये कार्यक्रम ज़्यादा होता है मनुष्य के मुकाबले। मनुष्य 15 से 20 बार, मैक्सिमम 15 सामान्य है, सांस लेता है 1 मिनट में, सामान्यता। भागते दौड़ते वक्त नहीं, बीमार के वक्त नहीं, सामान्य। जो जीव जल में रहते हैं, जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं कि जल में विलय ऑक्सीजन मात्रा वायु में सबकी मात्रा तुलना मत के जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की श्वास दर से दुतर होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों के द्वारा बराबर होती है, दुतर तेज़ होती है, दुतर माने तेज़, कम होती है, सामान्य होती है। तो आप तेज़ ही लगाओगे, दुतर लगाओगे। मछली अपने मुंह के जल द्वारा लेती है, बलपूर्वक ऐसे क्लोम तक पहुँचाती है, क्लोम माने वही पीछे के विलोम, इधर विलय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है, विलय घुली हुई ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। स्थलीय जीव श्वसन के वायु में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, विभिन्न जीवों में ऑक्सीजन भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है, इन सब में रचना होती है, सदी क्षेत्रों को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन बहुल्य वायु समर्पित रहते हैं। अब क्या कह रहा है ये, थोड़ा सा फिर पढ़ते हैं। यहाँ पे 11-12 सवाल होते हैं, एक सवाल यहाँ बना 11-12। स्थलीय जीव हम जैसे, यह ऑक्सीजन भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है, अलग अलग अंगों द्वारा सोख ली जाती है। इन सभी जीव अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्र बढ़ाती है। जैसे हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में सबसे छोटे अंग होते हैं जिनमें वायु भरी होती है, उसे एल्यूविलीज या पुपिकाएँ कहते हैं। वो फैले हुए क्षेत्रफल होते हैं, अगर उसको फैला दो तो काफ़ी बड़ी जगह क्षेत्रफल पाती है। इस क्षेत्रफल को बढ़ाने की वजह ये होती है कि ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है। ऑक्सीजन बाहुल्य पर समर्पित रहता है। नाक के जरिए ऑक्सीजन फेफड़ों तक जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय इस तरह क्या होता है, आर पार होता है, तो ये सतह बहुत पतली दर मुलायम होती है, बड़े आसानी से इसमें आर पार होना है, इसका आदान प्रदान होना है विसरण द्वारा। तो ये झिल्ली जो होगी या ये परत जो होगी वो बहुत मुलायम, बहुत हल्की होनी चाहिए। अभी इस हल्की होगी तो बाहर होगी तो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए शरीर के अंदर अवस्थित होती है। अतः इसे क्षेत्र वायु आने के लिए कोई रास्ता हो जाइए, ऑक्सीजन होती है, उस क्षेत्र वायु अंदर बाहर होने के लिए क्रियाविधि होती है। तंबाकू सीधा उपयोग या सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के किसी उत्पादों का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। तंबाकू उपयोग किसके दंग को प्रभावित करता है? जीभ को, फेफड़ों को, दिल को, यकृत को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा किसको करता है? फेफड़ों को। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फफूंदी बीमारियों, कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए प्रमुख कारक है। बाद में गुटखा सेवन के मुख्य कैंसर घटनाएं बढ़ रही, स्वस्थ रहें, बस तंबाकू बने पदार्थ को नहीं कहें। बिल्कुल, मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट बिल्कुल भी इस बात को फॉलो नहीं करेंगे, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैं उनको बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा बताता रहता हूँ। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे, अगले पेज पे। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है। नासा नाक के द्वार द्वारा देखे ध्यान से, यहाँ से वायु इसे फेफड़ों में आएगी और मुंह से भोजन की नली हमने पीछे पड़ी थी, उसके बाद 2 पार्ट थे, एक पार्ट यही आ गई श्वास नली। नासा द्वार द्वारा, नाक के द्वारा जिया जाने वाली जो उससे बहीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। निस्पंदित माने छन जाती है। कैसे छनती है? अभी बात। बेटा नाक में बाल होते हैं बहुत बारीक बारीक, आपको पता है। ये बाल द्वारा निस्पंदित माने होता है छनना, फिल्टर होना। फिल्टर समझ लें आप। फिल्टर मतलब वायु के द्वारा जो कण होते हैं जाते हैं वो नाक में, उन्हीं में म्यूकस में, नाक में म्यूकस होता है, श्लेष्म होता है। हिंदी में वर्ड है श्लेष्म, इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं। आम भाषा में इसे कहते हैं चिकना लिसलिसा पदार्थ। जो नाक होती है आपकी, जैसे नाक कहते हैं, उसमें और बालों में उलझकर वो कण, गंदगी जो भी चीज़ होती है वो वहीं रुक जाती है। शरीर में जाने वाली वायु स्थूलता दूध से अशुद्ध रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, आगे वही एक परत होती है जो म्यूकस निकालती है। इस प्रक्रम में सहायक होती है, यहाँ से वायु कंठ द्वारा, गले द्वारा फुफ्फुस में प्रवेश करती है। फुफ्फुस फेफड़ा, लंग्स इंग्लिश में, फेफड़ा, ठीक है, ये एक ही वर्ड है। कंठ में उपास्थि के बले 2 टाइप की हड्डी होती है, एक मुलायम और एक कठोर। कठोर को अस्थि कहते हैं और मुलायम हड्डी पर जैसे कान की होती है आपकी, उपास्थि कहते हैं। वले रिंग ये है।
देख रहा है आपको वले रिंग बने में, गले की हड्डी में रिंग होते हैं, वले होते हैं। ये उपास्थि मुलायम होते हैं। ये मुलायम यूँ होते हैं सुनिश्चित करते हैं वायु मार्ग निपतित ना हो, वायु मार्ग दबे ना, बिल्कुल पिचके ना, चुपके ना। इसके अंदर वायु हमेशा थोड़ी बहुत रहती है ताकि ये फूली रहती है। अब थोड़ा पढ़ते हैं, चित्र के बारे में पढ़ते हैं। नासा द्वार है, नाक का द्वार है। मुख गुहा है, मुख गुहा गिरसनी, आने वाली नली पीछे गई। कंठ आ गया, ये नली यहाँ से आके एक हिस्सा कहाँ पहुँच गया, श्वास नली, फेफड़ों की नली पहुँच गया। ये उपास्थि मुलायम हड्डी के वले हैं, रिंग हैं जो रंग बने हुए हैं। थोड़ा कलर दूसरा लूँ, परेशान हो रहा हूँ पहले। नहीं ठीक है, तो श्वसनी, यहाँ से शोषणी है, शोषणी इसमें आ गई आपके। श्वसन कोशिकाएं हो गई, कोशिकाएं आखिरी में जाकर, सब छोड़ अभी नहीं आ रहा हूँ मैं। श्वसन, शोषणी, ये मोटी वाली पाइप को कह रहे हैं, तो फुस पूरा फेफड़ा है। और ये पतली पतली पाइपों में जाएंगे, उसे श्वसनिका कहेंगे। और उसके बाद इस छोटे से थैलियों में चले जाते हैं। कूपिका कोश, सैक, इंग्लिश में क्या सैक कहते हैं, सैक माने पैकिंग, थैली का। कूपिका या एल्वियोली कहते हैं इंग्लिश में, एल्वियोली। ये पसलियाँ हैं, रिब्स हैं जो इनका सुरक्षा करते हैं ताकि तो कोई चोट ना लग जाए। और इस पूरे हिस्से को फुफ्फुस कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो इस प्रक्रम में सहायक होती हैं। हाँ, फुफ्फुस के अंदर धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली, फेफड़े नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचना होती हैं, इन्हें सीलिया कहते हैं। जहाँ भी बाल होते हैं बहुत बारीक बारीक, उन्हें कई जगह जिनका काम थोड़ा सा हलना चिलना होता है, उन्हें सीलिया कहा जाता है। पैरामीशियम युगलिना में आप देख चुके हो, एक कोशिकीय प्राणी में। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ले जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और निगर कणों को हटाने में, धूम्रपान करने से बालू जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। तो फिर आपको डराया जा रहा है, अब डर सको तो डर लो, नहीं डरो तो मत डरो। मुझे लगता है मेरे बच्चे डरे। हाँ, नीचे का हिस्सा ये डायफ्राम मिलाता है, ये डायफ्राम होता है, ये ऊपर को उठाता है, सांस लेता है, बढ़ता है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो अन्य गुब्बारे जैसी ये है, सबसे छोटे ये संरचना निकाइए, इसमें ये छोटी संरचना गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत मिल जाती है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका की सतह उपलब्ध आती है। तो सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या क्या होते हैं, सवाल वो निकालते हैं। वायु शरीर के अंदर किस द्वार जा जाती है, नासा द्वारा। वायु मार्ग में महीन बाल द्वारा क्या होती है, निष्पन्दित हो जाती है। श्लेष्म का क्या कार्य है, श्लेष्म कार्य है धूल दूसरी अशुद्धि रहित होती है, उनको रोकना ताकि ये फेफड़ों में ना पहुँच पाएँ। कंठ में उपास वले किसके बने होते हैं, उपास्थि के बने होते हैं। गले में जो वले होते हैं, कंठ में जो वले होते हैं किसके बने होते हैं, उपास्थि के। 3-4 सवाल निकल गए। क्यों बने होते हैं, ताकि वायु निरपत ना हो, दबे नहीं, वायु ख़त्म ना हो जाए, एंड ना हो जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 3-4 सवाल निकल गया। 15 सवाल 20 सवाल के आसपास पहुँच गए। फुफ्फुस के अंदर माँ छोटी नलिका हो जाती है, अंतरों बाहर जैसे रचना होती है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका कहते हैं, कूपिका का सवाल पूछा था, कूपिका कैसे कहते हैं। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचनाओं में अंतकृत हो जाता है। अंतकृत मतलब गुब्बारे जैसी रचनाओं में जाकर मिल जाता है, गुब्बारे जैसी रचनाओं में मिल जाता है या पहुँच जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। अंतकृत की जगह पहुँच जाता है कर दोगे तो ज़्यादा खाने। कूपिका एक सतह उपलब्ध आती है। कूपिका काम क्या है, कूपिका बहुत छोटी जगहों, बड़ी जगह, ताकि बड़ी जगह मिले, जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है, आदान प्रदान पहुँचते होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ले ली जाएगी और फेफड़ों द्वारा बाहर निकलेगी, और ऑक्सीजन यहाँ से दे दी जाएगी आगे की ओर। कूपिकाओं भित्ति में, दीवार में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। विस्तीर्ण माना फैला हुआ जाल, बहुत बड़ा जाल होता है, फैला वाला। यही कि रुधिर की नालिकाओं में, जैसा हम प्राणवी वश में देख चुके हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं। प्राणवी वश में शुरुआत में देख चुके हैं, जब पसलियों लो, पसली जब श्वास अंदर लोगे तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं। डायफ्राम इनको ऊपर उठाने सहायक करता है। हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है, डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वशुएगा बढ़ जाती है। डायफ्राम बिल्कुल पतला हो जाता है, पसलियाँ ऊपर उठ जाती हैं और ये जगह बढ़ जाती है। अगर आप देखो चित्र में, वीडियो बने हुए हैं, वीडियो देख लो, वरना आप अपने आप करके देखो। सांस ऊपर लो, आपको ऐसा लगेगा कि सीने में जगह बढ़ रही है। तो वक्ष गुहेगा, वक्ष माने सीना, फिर गुहेगा माने उनके खाली जगह बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। चूस ली वर्ड कर दिया, अवशोषित कर ली जाती है। अवशोषित नहीं होगा, क्योंकि अवशोषित मन होता है उसके अंदर जाके विलीन हो जाना। उसके अंदर भर ली जाती है, ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, भर ली जाती है। फुफ्फुस के अंदर, फुफ्फुस के अंदर कहाँ जाएगी, इन कूपिकाओं में। फुफ्फुस के अंदर इन कूपिकाओं में भर ली जाती है, ज़्यादा अच्छा है, विस्तृत कूपिकाओं भर लेती है। आ गया रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लाता है, और रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ चुका है।
कूपिका रुधिर वाहिका या रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर बाहर होती है फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। इसके अंदर बिल्कुल वायु एकदम से ना तो बाहर निकलती ना ही जाती है। इसके अंदर अगर वायु निकल रही तो चिपक सकते हैं तो दोबारा फूलने में परेशानी होगी, जिनमें कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जाने परेशानी होगी और कोशिकाएं नष्ट होना चालू हो जाएंगी। तो अवशिष्ट बचा हुआ आयतन रखते हैं। पूछेंगे श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर बाहर जाती है फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन क्यों रखते हैं? तो वजह आ गया, सवाल देखें। श्वास चक्र समय 20-21 का सवाल समझ रहा हूँ। श्वास चक्र समय जब वायु शरीर के अंदर बाहर होती है फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए, प्राप्त करने के लिए, ऑक्सीजन को लेना, अवशोषण करना और मोचन क्या है, खींचना के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। चलिए, जैसे जैसे जंतुओं का शरीर का आकार बढ़ता जाता है अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। जैसे हमें या पेड़ पौधे बहुत बड़े, उनकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु में शोषण वर्णक ऑक्सीजन लेकर, कौन से? आरबीसी। फुफ्फुस की वायु में शोषण वर्णक, ये नाम है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुसेल, लाल रक्त कणिकाएं शोषण वर्णक, शोषण में सहायता ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिसमें आरबीसी का शोषण वर्णक कौन से होते हैं? आरबीसी होते हैं। रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स होते हैं, ये लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है, इसकी नजर से परिणाम हमारे उदर में विलय अवस्था में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय कौन सी गैस है? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है, तो इसलिए इसका परिवहन हमारे उदर में विलय अवस्था होता है, घुली अवस्था होता है पानी के साथ साथ। अब इन्होंने दिखाया कूपिकाओं की सतह फैला दिया था लगभग 80 वर्ग मीटर। मैंने कहा था थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितना, 80 वर्ग मीटर। 80 मतलब 10 बार लंबा, 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा क्षेत्रफल को ढक लेगा। कोशिकाओं को सतह को काट के फैला दिया। अपने शरीर के सतह क्षेत्रफल कितना होगा? जुजा की निकलेंगे। अपलोड गैसों में कितने दक्षिण होता है? यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करनी होती है तो हमारे ऑक्सीजन के कणों पैर के अंगुष्ठ तक, पैर के सिरे तक पहुँचते 3 मिनट मिलेगा। कुछ प्रश्न नहीं होगा, हमारे पास ही हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में ही हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हीमो क्या है? आयरन होता है। आयरन और प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। आरबीसी का पार्ट है ये, रेड ब्लड सेल्स बनते के हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ये प्रोटीन ही इसको लेकर जाता है, वरना ये विसरण के द्वारा पहुंचने में 3 साल लग जाते हैं एक एक पार्ट में। आपके सवाल देखते हैं कौन कौन से सवाल आए। शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने से एक जलीय जीव के विषय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? क्योंकि ये जलीय जीव यूँ है क्योंकि ऑक्सीजन उसमें कम होती है, वायु की मात्रा कम होती है, उसको ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बना सकते हैं ज़्यादा। ग्लूकोज को ऑक्सीजन से बिन जीवों प्राप्त करने पद के क्या है? वो तो आपको ये लिखाई दिया तीनों ब्लूप्रिंट। मनुष्य को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ये भी बढ़ा दिया। मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल कैसा विकल्पित करता है? अब विकल्प क्यों गया? अधिकतम क्षेत्रफल को कोशिकाओं का जाल बनाकर छोटी छोटी कोशिकाओं का जाल ज़्यादा है, अब कोशिकाओं में होती छोटी सी शाखा होती तो ये क्या होता? विसरण कम होता है। लेकिन फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसा विकल्प करता है? कोशिकाओं द्वारा वहन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मानव में वहन पढ़ेंगे। मनुष्य में अब ये ब्लड खाना और ऑक्सीजन जो नाक के द्वारा फेफड़ों तक आ गई, कोशिकाओं तक आ गई, और भोजन जो इस ब्लड में छोड़ा गया है ये कैसे जाएगा? मनुष्य में मान पड़ेंगे। अपने आसपास एक स्वास्थ्य केंद्र भ्रमण करो। ज्ञात की मनुष्य में हार्मोन मात्रा के सामान्य परिसर क्या है? मैंने बताया 14 के आसपास होता है सामान्य परिसर, और 13 के आसपास होता है फीमेल में और ये मेल में होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर। लेकिन 12 तक में ज़्यादा कुछ नहीं होती प्रॉब्लम, लेकिन 12 से नीचे 10 से नीचे हो जाए तो बहुत क्रूशियल कंडीशन चालू हो जाती है क्रिटिकल करने। क्या ये बच्चे वयस्क की समान है? नहीं, अलग अलग होता है। क्या पुरुष महिलाओं का अनुसार चलता है ना? बिल्कुल है। अपने आसपास के पशु चिकित्सक क्लिनिक का भ्रमण कीजिए। ज्ञात पक्षियों की ज़्यादा व्यस्त जाने गोली मात्रा सामान्य प्रेशर क्या है? वहाँ पता करें, जाकर देखें। क्या ये मात्रा बच्चों में नर्तन मार्दों में समान है? बिल्कुल नहीं है, अलग अलग होती है। नर्तन हमारे जंतुओं में अंतर की तुलना कीजिए। यदि कोई अंतर हो तो उसे क्या समझाओगे? समझाओ। क्योंकि जितनी ऊर्जा ज़्यादा चाहिए उसमें हीमोग्लोबिन मात्रा ज़्यादा होगी, जितनी ऊर्जा कम चाहिए उसमें ऊर्जा कम होगी। जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करेगा, काम करेगा, उसके लिए ब्लड ज़्यादा होगा। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं रुधिर भोजन ऑक्सीजन तथा वज्य पदार्थों को हमें शरीर में वहन करता है। किस किस को? रुधिर। रुधिर किस किस पदार्थों को हमारे जिस्म में वहन करता है, लेके जाता है? भोजन को लेके जाता है, ऑक्सीजन लेता है। और वज्य पदार्थों को, वज्य मतलब वेस्टेज या हार्मफुल, ठीक है, नुकसानदेह, खतरनाक जिस्म के लिए। तो इम्पॉर्टेंट सवाल हो गया। 22-23 सवाल से 24 होते हैं। हमने सीखा था रुधिर एक तरल संयोजी पदार्थ, इम्पॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रुधिर कैसा ऊतक है और रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। सवाल हुआ रुधिर भोजन, ऑक्सीजन, द्रवज्य पदार्थों में श्रेणी लगता है, किस प्रकार के पदार्थ को लेके आता है, ये भी सवाल हो गया, ये भी सवाल हो गया। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कैसे कहते हैं, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर दो टाइप का होता है, कणों वाला और प्लाज्मा वाला। ब्लड को दो तरह से छोड़ते हैं रुधिर, कण हो गए और क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। ये करीबन 55% है और ये करीबन 45% है भाग। चलिए ये उल्टा बोल रहा हूँ, उन्हें सही बोल का। इसमें कितना होता है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा एक लिक्विड वाला माध्यम है जो इनको लेकर जाएगा। सब नोट्स में मैंने दे दिए, नोट्स में भी लिखे हुए हैं और क्वेश्चन बैंक में सब लिखा हुआ है। मेरा काम है आपको समझाना और आपको याद करना, सवाल बनाना, जिसको मैं बखूबी निभा रहा हूँ और आपसे बखूबी निभा रहा हूँ। पदार्थों में श्रेणीबद्ध करता है। हमने सीखा था रुधिर एक तरल संयोजी होता है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जैसे प्लाज्मा कहते हैं, इनमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। निलंबित माने इंग्लिश में कहता है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड माने लटकी हुई या बिखरी हुई या पड़ी हुई, एक जगह इकट्ठी नहीं होती, निलंबित होती है, सस्पेंडेड होती हैं। ठीक है, इस तरह से होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों को विलीन रूप में वहन करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल बना, प्लाज्मा किसका वहन करता है, तो प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ। नाइट्रोजन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में NH2 ग्रुप होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटता है, उसमें ग्रुप होता है NH2 अमीन, ये ग्रुप है, तो वो अमीनो अम्ल कहलाते हैं। प्रोटीन जो बदला था आखिर में याद होगा, सरल रूप में सबसे लास्ट में, वो अमीनो अम्ल में टूटा था। अब जब उसका पाचन कराया था हमने, पाचन कराने के बाद वो अमीनो अम्ल में जब टूटा तो वो अमीन नाइट्रोजन वाले पदार्थ से, उनमें नाइट्रोजन है। वज्य पदार्थ है जिसको इसकी ज़रूरत नहीं होती, इनको बाहर निकलना ज़रूर होता है, इनको वज्य पदार्थ कहा जाता है। विलीन रूप में, घुले हुए रूप में वहन करता है प्लाज्मा। ऑक्सीजन को लाल रुधिर ले जाती हैं। ऑक्सीजन कैसे जाता है, तीसरा सवाल ये एक सवाल हो गया। यहाँ सवाल बना आपका, प्लाज्मा किसका वहन करता है, तो प्लाज्मा भोजन का वहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन वज्य पदार्थ का। ये सवाल हो गया। 25 सवाल समझ लो आप, बहुत सवाल हो चुके हैं आप पर। अगला सवाल क्या है, लाल रुधिर कणिकाएं किसको लेकर जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। रुधिर बड़ा वर्ड है, रुधिर कणिका, रुधिर में कणिकाएं भी होती हैं, रुधिर में कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा भी होता है। रुधिर के पार्ट मैंने बता दिए, 2 हो गई। हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर के अंगों का आसपास धकेल सके, नलियों के साथ परिपक्व व्यवस्था है, रुधिर के सभी अंगों ऊतकों को भोज सके तथा एक तंत्र को जो सुनिश्चित करता है सिस्टम जो प्रतिनिधि की मरम्मत हो सके। इस सिस्टम में अगर टूट फूट हो जाए तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा पंप कैसे काम करता है। थोड़ा सा मैं आपको इस चित्र के ऊपर दिखा रहा हूँ मैं आपको हमारा। चलिए आते हैं, हमारा पंप हृदय हार्ट को बढ़ रहा है। देखिए ध्यान से, ये ब्लू कलर में दिखाया है और ये थोड़ा सा अलग कलर में दिखाया है, ऑरेंज कलर में से रेड होता है थोड़ा हल्का। और ये यहाँ पर ये दीवार बताई है, बीच में कपाट है, वॉल्व है, 4 चैम्बर है इस हार्ट में, बायां दायां बायां लेफ्ट। ध्यान रखना अपने साइड से नहीं देखेंगे, अपने साइड से लेफ्ट बायां दिख रहा है, आप इसकी साइड से खड़े हो कमर करके, कमर इसकी तरफ फ्रंट इसकी तरफ, तब आपको दायां पैर चलेगा। ये सीधा है हाथ आपका, ये राइट, ये सीधा है दायां राइट, और ये लेफ्ट है बायां अलग। नीचे के पार्ट को नीले बोलते हैं, नीले, ये दायां और बायां नीले हो गए। इंग्लिश में ऑरिसिल और वेंट्रिसिल बोलते हैं, अलिन को ऑरिसिल और इसको वेंट्रिसिल। ठीक है, इस तरह से नाम है। और ये अब आपको अलग बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखें, महाधमनी सबसे बड़ी धमनी, तो ये होगी महाशिरा। शिरा महा मतलब वर्ड यू कर रखा है क्योंकि सबसे बड़ी है, और धमनी भी यूँ का सबसे बड़ी धमनी है। अब आता है, मैं ब्लड लेकर आ रहा हूँ कहाँ से, ध्यान से देखो, ध्यान से मैं क्या करूँगा। फुफ्फुस से धमनियाँ आईं, फुफ्फुस से शिराएँ आईं। 2 टाइप की ब्लड में नलियाँ होती हैं, नसें होती हैं बारीक बारीक, जिसे धमनी और शिरा कहा जाता है। फेफड़ों से धमनी भी आ रही है, शिरा भी आ रही है। धमनी लाकर यहाँ पर ब्लड छोड़ रही है और शिरा लाकर यहाँ छोड़ रही है। यहाँ से शिरा जा रहा है ब्लड की ओर,
और यहाँ से ब्लड नीचे की ओर आ रहा है, जिस्म को जा रहा है। शिराएँ लेकर आए फुफ्फुस से और ब्लड को छोड़ दिया और यहाँ से ब्लड चला गया पूरे शरीर में। और वो ब्लड जो वापस आएगा यहाँ से होता हुआ आएगा, यूँ होता हुआ फुफ्फुस की ओर चला जाएगा। एक बार फिर दूसरे कलर से थोड़ा सा कलर बदल दूँ, देखिए कुछ और जो वहीं यही ले बेटा। फुफ्फुस यानी फेफड़ा, फेफड़े से ब्लड, मान लो सब फेफड़ा यहाँ पर है, यहाँ से ब्लड आया, शिराओं ने यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि ब्लड जो आया है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है। सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उसके अंदर ऑक्सीजन है बेटा। ये छोटे छोटे सवाल मैं आपसे क्रॉस करता रहता हूँ ताकि आपका स्ट्रेस पता रहे। ऑक्सीजन हमारी नाक के द्वारा आई और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड, जिसे शुद्ध ब्लड कहा जाता है, शुद्ध रुधिर कहा जाता है, वो फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में छोड़ा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, पहले बाएं वाले लेफ्ट वाले अलिंद ऊपर के भाग में 4 चैम्बर हैं। हाँ, ये भी याद कर लें कि एक सवाल होता है कि हृदय को कितने चैम्बर, कितने कक्षकों में विभाजित किया गया है। 4 चैम्बर में, 4 कक्षकों में, ऊपर के 2 अलिंद और 2 नीले। तो बायां अलिंद आ गया, बाएं अलिंद में ब्लड ऊपर ले जाके छोड़ दिया गया और ये ब्लड यहाँ से कहाँ चला गया, जिस्म के हर हिस्से चला गया, नीले से होता हुआ चाप के द्वारा, ये पूरी धमनी के द्वारा सब जगह चला जाता है। यहाँ से ब्लड आया आर्टरी चाप द्वारा, बाएं नीले चाप द्वारा, धमनी महाधमनी से होकर पूरे शरीर में सब जगह वो चला गया। सॉरी गलत लगा दे निशान, धमनी द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया गया। वहाँ से जो धमनी से ब्लड जो आया वो जो आके गिरेगा वो यहाँ पर गिरेगा, इधर को आएगा। उसमें ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि उस कोशिका ने उस ऑक्सीजन को ले लिया है, यूज़ कर लिया है भोजन को, और उससे निर्माण करा कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लाके छोड़ दिया गया। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे चाप द्वारा, ये द्वारा और इसके द्वारा वापस किसकी ओर, फुफ्फुस की ओर निकाल दिया गया। फुफ्फुस धमनी फेफड़ों की चलाया, फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड चली गई और वहाँ पर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के द्वारा बाथरूम में छोड़ दिया गया। चलो चलो पढ़ते हैं, बहुत टाइम हो रहा है, तेज बड़ा लंबा वीडियो होगा। हृदय एक पेशी अंग है, पता ही है, जो हमारी मुट्ठी का आकार का, इसका आकार कैसा होता है, मुट्ठी का आकार का होता है, फिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में मुट्ठी को, फिस्ट का आकार का। रुधिर को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को वहन करना होता है, तो ऑक्सीजन फिर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड भी रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय का एक कोष्ठों में बटा होता है। कितने कोष्ठों में होता है, हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है, 4, ठीक है, 2 अलिंद 2 नीले, बाएं अलिंद दाएं अलिंद, बाएं नीले। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है। सीधी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले को फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन रुधिर को हृदय में लाना होता है। ये ऑक्सीजन रुधिर सप्त शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। समझा ही चुका हूँ मैं आराम से। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझते हैं। ऑक्सीजन पृथ्वी रुधिर फुफ्फुस से हृदय के बाईं ओर स्थित कोष्ठ बलिन में आता है। इंपॉर्टेंट है, सवाल आपका यहाँ से बना। ऑक्सीजन पृथ्वी रुधिर कहाँ पर प्रवेश करता है? ऑक्सीजन रुधिर पृथ्वी रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बाएं अलिंद में आता है। इस रुधिर को एक्टिव करते हैं, बाएं अलिंद शिथिल रहता है, ढीला रहता है, शिथिल ढीला याद। अब अगला कोष्ठ बायां नीले फैलता है, तब ये संकुचित होता है। अब अगला कोष्ठ बायां नीले बायां नीले फैलता है, तभी संकुचित होता है, जिसमें रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब परीक्षा बायां नीले संकुचित में सिकुड़ता है। देखो ध्यान रखना, हृदय सिकुड़ेगा और शिथिल हो जाएगा, ढीला, फैलेगा नहीं। कुछ वर्ड बोलते हैं फैलता है, फैलता है, फैलता वर्ड गलत है। जो नीले या जो भी हृदय होगा वो सिकुड़ेगा और शिथिल हो जाएगा। शिथिल माने ढीला, अपनी जगह पर आ जाएगा, फैलेगा नहीं, ठीक है। वैसे बायां नीले संकुचित होता है, तब रुधिर शरीर में पंपित होता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है, ऊपर वाला फैलेगा, दायां कोष्ठ ये वाला, ये दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर में विस्फोजन रुधिर इसमें आता है। अब फैला है, ऊपर वाला ये फैलेगा, ये इधर को फैला और इधर फैला और शिथिल आ जाएगा। तो ऑक्सीजन विस्फोजन मतलब बगैर ऑक्सीजन वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे दायां अलिंद संकुचित होता है, अब दायां अलिंद आ गया, अब सिकुड़ेगा, फैला सिकुड़ा, तो नीचे वाला संगत कोई दायां नीले फैल जाता है, दायां नीले फैल जाएगा। ये रुधिर को दाएं नीले में स्थानांतरित कर देगा, ये रुधिर को दाएं नीले में स्थानांतरित कर देगा। जो रुधिर को ऑक्सीजन होता है अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देगा। ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, फुफ्फुस की ओर चला जाएगा। अलिंद की अपेक्षा नीले की अपेक्षा बहुत ही मोटी होती है। क्यों होती है, इंपॉर्टेंट पूछेगा सवाल। एक बना, अलिंद की अपेक्षा नीले की भित्ति किसकी भित्ति मोटी होती है? नीले की भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीचे नीले है, नीले की भित्ति जो मोटी है, और ये ऊपर इनकी भित्ति क्या पतली है, जो पतली है, इनकी भित्ति जो है बहुत पतली है।
लेकिन ये भित्ति क्या बहुत मोटी है। क्यों है नीले की भित्ति मोटी? क्योंकि यहाँ से पंप बहुत दूर से हो रहा है, यहाँ पर दबाव पड़ता है, अगर पतली होगी तो फट जाएगी। क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब अलिंद नीले संकुचित होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। वाल्व का कार्य क्या है? एक और सवाल हो गया कि वाल्व का कार्य क्या है। वाल्व होते हैं कटाक्ष ऐसे लगे होते हैं, ऐसे टाइप के, ये ब्लड ऊपर से नीचे तो आ जाए, लेकिन नीचे से ऊपर ब्लड जाए तो ये उससे रुक जाता है। इस तरह का आपका वाल्व उसमें लगे होते हैं, काय में, हैंड पंप में वाल्व लगे होते हैं। वो पानी जब आप लाते हो तो पानी ऊपर भर जाता है, लेकिन ये वाल्व ऊपर से नीचे आएगा। वाल्व अगर कट लग जाए तो ऊपर से पानी नीचे नहीं गिर पाता है। तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह होते हैं, वाल्व का काम ही है और रोकना। ठीक है, चलिए बाद में पढ़ाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो गया।